लोग जानते हैं क्योंकि आपने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, क्या था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो सर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि अगर कोई दो मास बॉडीज हैं, क्या कहता है कि अगर अपने पास कोई दो मास बॉडीज हैं, इसका थोड़ा कलर सही कर लेते हैं, ठीक है, अपने पास अगर कोई दो मास बॉडीज हैं, एक का मास है m1 और दूसरे का मास है m2, ये आपके पास एक बॉडी है, इसका मास है m1 और ये एक दूसरी बॉडी है, इसका मास है m2, इनके बीच का गैप कितना है? इनके बीच का गैप r है। तो कहा गया कि एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगता है इनके बीच में, जिसको डिनोट किया जाता है Fg से या F से लिखा जाता है। ठीक है भाई, इसको हम कह दे रहे हैं मास 1, इसको हम कह दे रहे हैं मास 2। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसको प्रेजेंट किया जाता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और इसको लिखा जाता है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अच्छा सर, ये क्या रिपेल भी कर सकते हैं? तो आंसर है भैया, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। और हमेशा कैसा होता है? ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। और ये दुनिया में जितनी भी दो मास बॉडीज हैं, उन दोनों मास बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है। जैसे मैं हूं और मेरे साथ ये बॉटल यहां से इतनी दूर रखी हुई है, हम दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बट वो इतना नेग्लिजिबल है कि इसका अट्रैक्शन हमको फील नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर आप इस अट्रैक्शन को देखना चाहते हैं तो इसी बॉटल को और मुझे ले जाकर स्पेस में छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद इस बॉटल को रख दीजिए और रख के ऐसे हल्का सा छू दीजिए, बस देखिए फिर ये बॉटल के साथ क्या होगा। आप मुझे बस ऐसे हल्का सा धक्का दे दीजिए, फिर देखिए मेरे साथ क्या होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर हम दोनों का मास इतना कम है कि हमारे बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा उस स्पेस में वो इतना कम होगा कि भैया हमारे ऊपर उसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। जैसे आप इसको टच करेंगे, जैसे आप मुझे ऐसे कर देंगे, मुझे ऐसे धक्का दे देंगे, पता चला मैं स्पेस में जाके गायब हो गया, फिर दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दूंगा। ठीक है, ये बॉटल कहीं दूर दूर तक चली जाएगी। तो कहा यह जाता है कि भैया दो मास बॉडीज हैं, तो दो मास बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। Force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। और जब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया गया, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को कंबाइन किया गया, तो लिखा गया F is directly proportional to m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है भाई, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो हमारे पास एक G आता है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसी की वैल्यू कैलकुलेट करना ही न्यूटन की सबसे बड़ी खोज थी। ठीक है, F इक्वल्स टू क्या लिखा गया? F इक्वल्स टू लिखा गया बेटा जी G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और G को क्या बोला जाता है? G को बोला जाता है भाई साहब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और अभी तक जितनी फिजिक्स हम जानते हैं, इस पूरे यूनिवर्स में जो भी दो मास बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उन सब का जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो G है, वो बदलता नहीं है। इसी वजह से इसका नाम रखा गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो सर इस G की कोई वैल्यू होती होगी? हाँ सर, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ G। ठीक है, अच्छा, अगर आप ध्यान से देखेंगे कई बार तो यहां पर F के साथ ऐसे एक माइनस साइन लगा होता है। ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये जो फोर्स है ना, ये हमेशा कैसा है? ये हमेशा फोर्स कैसा है? ये अट्रैक्टिव इन नेचर है। ये नेगेटिव साइन जो है, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? तो सर ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, ये हमेशा कैसा होता है बेटा जी? ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, चलो, ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आ गई 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब हम कह रहे हैं कि भैया इसका डायमेंशन बता दो, इस G का डायमेंशन बता दो। तो जब हमको डायमेंशन ऑफ G निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम G का डायमेंशन क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि यूनिट ऑफ G क्या होता है? सर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर कैसे निकाला सर? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर दिख रहा है। फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर का यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम और किलोग्राम कितना हो गया भाई साहब? किलोग्राम स्क्वायर। तो इसको लिख दिया गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो अब जब मुझे डायमेंशन ऑफ G लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? न्यूटन का डायमेंशन जानता हूं बेटा mlt-2, और मीटर स्क्वायर का जानते हैं हम लोग L स्क्वायर, और किलोग्राम का जानते हैं m स्क्वायर। तो इसको लिखा जाएगा m की पावर -2। तो ये फर्दर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर m की पावर -1, L की पावर 3, T की पावर -2, दैट इज नोन एज डायमेंशन ऑफ
दैट इज नोन एज डायमेंशन ऑफ जी। ये वैल्यू आप